अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन ईद स्पेशल शोज़ के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा कंवल। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद है आप सबकी ईद मेरी तरह बहुत ही मज़ेदार, खुशगवार और रिवायतों से भरपूर गुजर रही होगी। मैंने भी जो है ना अपनी ईद की तैयारियां भरपूर तरीके से मुकम्मल की हुई हैं। भरपूर तैयारी के साथ मैं आपके साथ, अपने मेहमानों के साथ, अपनी टीम के साथ ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट कर रही हूँ। और उमूमन लोग भी यही कर रहे होते हैं कि साथ साथ टीवी भी चल रहा होता है, शोज़ भी देख रहे होते हैं, मेहमानों की आमद का सिलसिला भी जारी होता है, फैमिलीज़ आ रही होती हैं, अपने प्यारों से हम मिल रहे होते हैं। तो जहाँ ये प्यारे हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे दोस्त और अकारिब होते हैं, वहीं उसका बहुत क्लोज़ हिस्सा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग होते हैं जो कि हमारी ज़िंदगियों का कहीं ना कहीं हिस्सा होते हैं। क्योंकि एंटरटेनमेंट सबको चाहिए, तफरीह सबको चाहिए, अपनी ज़िंदगी में फ़्रेश होने के मौके तो सभी को चाहिए। तो इसके लिए एक बड़ी जो है ना वो कंट्रीब्यूशन जिनकी ज़िंदगी में रही है और जो अभी भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, हमारे साथ वो गेस्ट आज मौजूद हैं। उनका तारुफ आपसे क्या करवाऊँ, वो तो किसी तारुफ के मोहताज हैं ही नहीं। आप अरसे दराज से उन्हें देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे चेहरों पर मुस्कुराहटें ला रहे हैं, मुस्कुराहटें बिखेर रहे हैं अपनी शरारतों से, अपनी नटखट अदाओं से, अपनी नटखट बातों से। तो मेरे ख्याल से आप लोग पहुंच ही गए होंगे। नन अदर देन मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त हनीफ राजा साहब, वेलकम टू द शो, जो कि होस्ट भी हैं और आपने उनको प्रैंक्स करते हुए भी देखा है, जो कि अदाकार भी हैं, अब राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, यूट्यूब भी कर रहे हैं। सो मैनी थिंग्स ऑन हिज बोर्ड। बहुत सारे जो है ना वो इनामात भी हैं, बहुत सारे सितारे भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो आज हम वेलकम कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे हैं आप? आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और आपके चैनल को बहुत ईद मुबारक। आप कैसे हैं और ईद कैसी गुजरती है? सबसे पहले तो ये बताएं कि आजकल जो है वो ईद का दिन खास तौर पे क्या स्पेशल होता है आपकी लाइफ में? क्या पूरे दिन करते हैं, किस तरह से ईद मनाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपने पूछा कि आप कैसे हैं, तो ये मैं क्या जवाब दूं? आप बताएं ना, खवातीन को बताना चाहिए कि मैं कैसा। मैंने तो देखे अपने इंट्रो में ही बता दिया कि आप कितने अच्छे हैं, मुस्कुराहटें बिखेरने वाले हैं, नटखट हैं, शरारती हैं, खुश दिल हैं। तो मैंने तो पहले ही बता दिया। तो और क्या बताऊं, आप बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ईद उसी तरह गुजरती है और रिवायती अंदाज में गुजरती है। ईद वो वाहिद त्यौहार, वो वाहिद दिन है जिसको रिवायती अंदाज में ही गुजारना अच्छा लगता है। और अगर उस रिवायत में कोई गड़बड़ हो जाए तो बोरियत होने लगती है। वरना होता ही है कि जब हम किसी चीज़ को रिवायती अंदाज में करते हैं या एक जैसे अंदाज में करते हैं तो उसमें यकसानियत पैदा हो जाती है। ये ईद, रमज़ान, उसके बाद ईद, ये वाहिद वो त्यौहार हैं जिनको हम चाहते हैं कि उसी अंदाज में वो गुजरें। अच्छा, मुल्क से बाहर कभी शोज़ वगैरह करने गए हो और वहाँ ईद की हो, क्या कभी ऐसा मौका रहा या बस भाग के दौड़ के आ जाते हैं कि ईद मुझे घर में करनी है और रिवायती अंदाज से करनी है? क्या ऐसी प्रैक्टिस है या क्या तरीका है? देखिए, अल्लाह के फजलो करम से मैं आधी दुनिया तो तकरीबन घूम चुका हूँ, ठीक है। और मैं 90s से घूम रहा हूँ। अमेरिका गया, सबसे पहले दुबई गया और ज़िंदगी की पहली ईद थी जो मैंने दुबई में गुजारी। पहली दफ़ा दुबई गया, शो था और ईद वाले दिन शो था। सेकंड डे हमने अबू धाबी जाना था। सही। तो पहली दफ़ा बड़ा अजीब सा लगा। और खैर, वहाँ भी हमारे सारे मुसलमान भाई थे, पाकिस्तानी थे या दूसरे मुल्कों के थे, गैर पाकिस्तानी, लेकिन थे अपने वो सारे मुसलमान भाई। और ईद की नमाज वहाँ भी बड़ी लंबी चौड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, वहाँ पढ़ी, सिवैयाँ खाई, सब कुछ हुआ। लेकिन अभी जो बात हो रही थी ना रिवायत की और रिवायतों की, जो रिवायत है ना, उस रिवायत में ये भी शामिल है कि आप अपने घर में ईद गुजारें, अपने लोगों में गुजारें, अपने पसंदीदा लोगों में, अपनी फैमिली मेम्बर्स में गुजारें। तो उन सब चीज़ों को मैंने बहुत मिस किया। और वो लोग बड़े खुश नसीब हैं जो अपनी फैमिली के साथ ईद गुजारते हैं, चाहे वो अपनी वाइफ के साथ गुजारें, अपने माँ बाप के, बहन भाइयों के, बच्चों के साथ गुजारें। तो ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। वाकई ईद का हुस्न तो यही है कि अपने रिश्तेदार हों, फैमिली मेम्बर्स हों, दोस्त हों, अहबाब हों, तो ही ईद का मज़ा आता है। आना जाना लगा होता है, तैयारियां हो रही होती हैं, तो बिल्कुल इसी का आप कुछ कह रहे थे। अब मैं एक चीज़ का इजाफा करूं, शायद आपके इल्म में ना हो। अब से 4 साल पहले मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी। तो अब हम 3 सालों से, 4 सालों से, मैं, मेरे बच्चे, हमारी फैमिली, हम ईद पर इतना मिस करते हैं उसको। सही ना? तो अब और ज़्यादा एहसास होता है। तो अब मैं समझता हूँ कि अब मैं ये मैसेज दे सकता हूँ कि भाई, जो अपनी फैमिली के साथ ईद का मज़ा है वो दुनिया में कहीं भी नहीं है।
सही बात है। ईदी का सेशन हो, ईद हो, हाँ जी, बच्चों के हाँ साथ, तो बच्चों के साथ नोक-झोंक और शरारतें करते हैं, जितना तंग आप जो है वो बाहर लोगों को करते हैं उनसे नोक-झोंक, शरारतें, नटखटपन, तो बच्चे भी ऐसे ही हैं, उनमें भी आपका वाला फ्लेवर आया है या बिल्कुल डिफरेंट बच्चे नहीं है तो मिजाज में? फ्लेवर तो आया है, लेकिन वो क्योंकि आज के दौर के इस वक्त के बच्चे हैं, वो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। बेटा मेरा माशाल्लाह अभी IBS उसने ग्रेजुएशन की है और बेटी मेरी MBBS के फाइनल ईयर में है। जबरदस्त। तो वो अपने अपने टाइप में अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें वो सलाहियतें मौजूद हैं, शरारतें भी करते हैं, लेकिन वो अब मेरी शरारतें जो वो मेरा प्रोफेशन भी बन गई हैं। सही बात है। तो इसलिए ज़रा एक डिफरेंस ये आ गया है शरारतों में। अच्छा, ये बचपन से ही शरारती थे? अब जाहिर है वो नानी दादी तो आपकी होंगी नहीं, वैसे तो वो अगर किस्से सुनाती तो फिर तो मज़ा ही दोबाला हो जाता, लेकिन क्या कहते हैं, वालदा की कोई बात हो, कभी बहुत ज़्यादा पिटाई लगी हो, कोई बहुत सख्त सज़ा मिली हो ये शरारतें करने पे, क्योंकि बच्चों को बड़ी जो है ना वो शरारतें करने पे सजाएं भी मिलती हैं, आप क्या प्रैक्टिस? मुझे याद नहीं आ रहा, सन तो याद नहीं है, लेकिन ये बात है 70s की। मैं बहुत छोटा था और मैंने पता नहीं क्या शरारत की थी, तो मेरी वालदा ने, मुझे लगता है, जो मुझे याद है, मेरी ज़िंदगी में मेरी पहली और आखिरी दफ़ा पिटाई की थी। अच्छा। हाँ, वो मेरी पिटाई हुई थी। उसके बाद की पिटाई तो मुझे याद नहीं है कि वालदा ने की हो या किसी ने की हो। तो वो पिटाई मुझे आज तक याद है। और जहाँ तक आपका सवाल है शरारतों का, शरारतें बचपन में भी करता था। ये जो आप मेरे प्रैंक्स देखते हैं ना, जी जी, ये एक्चुअली मेरी जो बचपन की शरारतें हैं ये उनको एक्सपोज किया गया है उन प्रैंक्स में। एक शरारत करते थे हम लोग बचपन में, मैं और मेरा एक दोस्त था, तौफीक है अभी भी माशाल्लाह। तो अब वो अपने, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में है, तो उसने टीवी मीडिया से ज़रा किनारा कशी इख्तियार की। हम क्या करते थे कि हम रक्षा रोकते थे और खान साहब पूछते थे कहाँ जाना है, हम बोलते सदर ठीक है बैठ जाओ पीछे। हम लोग रक्षे में बैठे, खान साहब ने मीटर उसका डाउन किया और आगे चलने लगे और हम वहाँ से उतर गए दूसरी साइड से। रक्षे में तो ऑप्शन है ना, यहाँ से घुसो वहाँ से उतर जाओ, वहाँ से उतर गए। थोड़ी दूर जाके वो खान साहब पीछे देखते थे कि यार सवारी किधर की है तो वो फिर बड़ा मज़ा आता था। ये ओरिजिनल मैं करता था। फिर उसको कैसा प्रोग्राम में किया, जो आपको नजर आ रहा है ना, ये रहा यहाँ मैं आपको रोकूंगी, क्योंकि इस प्रोग्राम के बारे में हम थोड़ा तफसील से बात करेंगे, क्योंकि ये वो शो है जिसने जो है ना वो बुनियाद कायम की कि जनाब एक ऐसा शो हो सकता है कि प्रैंक शो है, सड़कों पर लोगों को हंसाया भी जा सकता है और मज़े मज़े के चुटकुले हो सकते हैं। तो इसने रिवायत कायम की और उसके बाद कई लोगों ने इसको अडॉप्ट किया और उसको जो है ना वो आज तक लोग कर रहे होते हैं, लेकिन को जो है ना इस रिवायत को कायम करने वाले इस शो के पायनियर जो हैं वो हनीफ राजा साहब है। इस बारे में ज़रा मज़ीद बात करेंगे और इसके एक्सपीरियंसेस भी पूछेंगे, लेकिन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक इन द शो। तो जाने से पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि कैसा एक शो, ऐसा शो था जिसने बहुत लोगों को हंसाया है, और प्रैंक शो यकीनन बिल्कुल। और अब तो जो है ना वो प्रैंकस्टर्स मशहूर हो गए हैं बहुत सारे। अच्छा, वो सारे कॉपी कर रहे हैं यकीनन, और नाम नहीं लेते कि किसकी कॉपी कर रहे हैं। तो कैसा जो है ना वो आइडिया किसका था, ये कैसा का आइडिया था, किसका आइडिया था और कैसे शुरू किया? NTM एक चैनल था जो कि पाकिस्तान का पहला प्राइवेट चैनल था और उसकी इतनी व्यूवरशिप थी कि मैं बता भी नहीं सकता आपको कि कितनी व्यूवरशिप थी। क्या मिसाल दूं आपको। उस पे एक स्लॉट उन्होंने मखसूस कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे बुलवाया गया कि हनीफ राजा आपको ये स्लॉट है आधे घंटे का, इसमें आपने कुछ करना है। किसी ने कोई आइडिया दिया, किसी ने कुछ कहा। मेरे जहन में बहुत अरसे से था कि वो करना चाहिए, प्रैंक शो होना चाहिए, कैंडिड कैमरा शो, जो दूसरे मुल्कों में होता था। लेकिन वो किस तरह का होता था कि वो साइलेंट होता था, सिर्फ एक्शन होता था और ज़रा वल्गर होता था, जो हम अपने कल्चर में दिखा नहीं सकते थे। ठीक है ना, वाहियात होते थे उनके। मैंने कहा नहीं, ये सब तो नहीं चलेगा। फिर मैंने एक फॉर्मेट खुद डिज़ाइन किया जो आज तक चल रहा है। सही। मैंने खुद भी गेटअप करके लोगों से प्रैंक किए और जब पकड़े गए तो फिर गेटअप उतार के बता दिया कि मैं हनीफ राजा हूँ। कई दफ़ा पिटाई भी हुई। अच्छा, और एक्टर्स को भी मैंने गेटअप कराए। मैंने सज्जाद अली को गेटअप कराया, वो हेयर पिन्स वगैरह मार्केट में बेच रहा है ख़वातीन के। अली हैदर जो सिंगर हैं हमारे, उनको गेटअप कराया, हार फूल बेच रहे हैं। मिशी खान, उसको लड़का बनाया, उसको बड़ा शौक था, उसने बहुत अच्छा किया। मिशी खान अखबार बेचने वाला एक लड़का बनाया, पठान लड़का छोटा, और उसने इतना अच्छा किया, इतना उम्दा, बहुत सारे लोग पहचान भी जाते थे। और उसमें मज़ा यही आता था क्योंकि व्यूवर जब घर में देख रहे होते थे वो कहते थे यार ये इसको पहचानेगा या नहीं पहचानेगा। हाँ, सही बात, ठीक है ना। फिर हम पब्लिक प्रैंक भी करते थे जो कि आज तक हो रहे हैं। ये फॉर्मेट मैंने खुद पूरा बनाया
और उसके बाद पहली दफ़ा ये कॉपी हुआ इंडिया में MTV बकरा के नाम से MTV चैनल पे। साइरस एक होस्ट था, वो करता था उनका, और पूरी कॉपी, क्योंकि VHS जाती थी पूरी दुनिया में, तो वो देखते थे। उसके बाद फिर हमने इसको एक पाकिस्तान के निजी चैनल पे शुरू किया और छुप छुपा के इसका नाम रखा। जी बिल्कुल। छुप छुपा के 500 एपिसोड्स हुए, 150 कैसा के 500 इसके, तो ये हो गए 650 एपिसोड। एक एपिसोड में 3 प्रैंक्स होते थे, तो आप इसको कितने आइडियाज, 650 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2-2,500 के करीब। ये सब आपका ही दिमाग से सारी शरारतों में चलता था, या आप कोई असिस्टेंट रखना पड़ा के शरारतें प्लान करके दो? नहीं, असिस्टेंट रखने का नुकसान ये हुआ कि मैं जो कॉन्सेप्ट लिख के उसको देता था और फोटो कॉपी होती थी, 1 लाइनर लिखे जाते थे, कैरेक्टर्स को बताया जाता था, उस असिस्टेंट ने वो सारे का सारा अपने पास जमा किया और फिर एक चैनल पे जाके उसने ज़रा हटके के नाम से सारा कर दिया। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद ये जो लड़के वड़के कर रहे हैं, ये टैक्सी की छत पे बैठ जाना और ऐसा करना, और किसी के दरवाजे पे सेलिब्रिटी के जाके प्रैंक करना, आप देखें मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज हनीफ राजा पर सारी वही चीज़ें कॉपी कर रहे हैं। फिर जब हमने अपना चैनल शुरू किया, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज ख़ास तौर पर हनीफ राजा उसका नाम है, जब हमने ये डाले तो फिर लोगों के पूरी दुनिया से कमेंट्स आए, फलाना तो आपकी नकल कर रहा है। सही, वो देखा लोगों ने दोबारा, जाहिर मैंने कहा यार अल्लाह ने इनको पैदा इसलिए किया है कि ये मेहनत करते रहे हनीफ राजा का नाम जिंदा रखने के लिए। चले, ये तो अच्छी बात है कि जो रिवायत आपने शायद कायम की उसे लोग आगे बढ़ा रहे हैं, और ये तो वक्त का हिस्सा है कि लोग, यंग जनरेशन आती है, लेकिन हाँ, कॉपी करने से बेहतर है कि जो है ना अपने आइडियाज। नहीं, यहाँ पर एक बात और कहूँगा मैं रिमशा, कि जब अगर मैं आपकी कोई चीज़ कॉपी करूँ या आपसे मैं कोई फ़ायदा उठाऊँ, तो मुझे नाम भी लेना चाहिए। सारी दुनिया में तो क्रेडिट्स चलते हैं ना, ठीक है। दूसरी बात, उनका इंटरव्यू चल रहा था एक साहब का, वो लड़का करता है सारी की सारी कॉपी कर दी उसने, तो किसी ने कहा उसके बड़े फॉलोअर्स हैं, मैंने कहा उसके नहीं है, इनडायरेक्टली वो हनीफ राजा के फॉलोअर्स हैं। भाई अपना कुछ करता है, इतने फॉलोअर्स होते। वो एक इंटरव्यू दे रहे थे एक चैनल पे, कहने लगे, उसने होस्ट ने पूछा, शफात अली होस्ट थे, उन्होंने कहा कि आपने क्या नया किया, तो हनीफ राजा के हैं सब, कह रहे हमने इसको पाकिस्तान से बाहर जाके किया है। मैंने कहा अरे यार, मेहदी हसन का गाना अगर आप सिंगापुर में गाएंगे तो वो गाना किसका कहलाएगा? मेहदी हसन का ही कहलाएगा, जाहिर है। तो चलें, अब जरा ये बताइएगा कि ये जो यंग जनरेशन है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि फेसबुक, यूट्यूब वगैरह इतना कुछ आ गया है, तो आप भी सोशल मीडिया पर भी आ गए हैं, रिस्पांस कैसा मिल रहा है सोशल मीडिया पे भी, और ख़ास तौर पे जब टीवी का दौर था तो किस तरह का फीडबैक आता था? लोग सराहते थे, मोहब्बत करते थे, या जो है ना वो ज़्यादा मार कुटाई में जो है ना वो पड़ी है खूब? भाई आप तो बड़ी इंटेलिजेंट होस्ट हैं, बड़ा बेहतरीन सवाल किया आपने। उसकी वजह बताता हूँ मैं आपको। अनबिलीवेबल मुझे रिस्पांस मिला है सोशल मीडिया का। ज़बरदस्त। मैं इंटरेस्ट नहीं लेता था, बिल्कुल साफ बात कह रहा हूँ, मैं समझता था वक्त ज़ाया करने वाली बात है। बिल्कुल। लेकिन जब हमने अपने पुराने प्रैंक्स डाले, री एडिट करके उनको शॉर्ट कर दिया, सोशल मीडिया पे इतना टाइम नहीं देता कोई, छोटे छोटे क्लिप्स अच्छे लगते हैं, तो वो तो पूरी दुनिया से रिस्पांस आने लगा, और ऐसा रिस्पांस मिलने लगा जैसे पहले टेलीविजन प्रोग्राम का मिलता था कि हनीफ भाई कल आपका फलां शो देख रहे थे यार, वो बड़ा मजे का था। अब वो इस तरह रिस्पांस मिलता है कि यार हनीफ राजा आपका जो है ना कल सोशल मीडिया पे, क्योंकि फेसबुक पेज की मेरी बहुत ज़्यादा रीच है। सही। अभी हमने हमारे जो फिल्म स्टार रैम्बो हैं, पाकिस्तानी कॉमेडियन फिल्म के, उनका एक प्रैंक डाला था साल सवा साल पहले, उसके 1 करोड़ व्यूज़ आए, इतने लोगों ने देखा मेरे फेसबुक पेज हनीफ राजा पर। जबरदस्त। तो उससे ज़रा मोटिवेशन मिली। ठीक मैं है ना? यही जानना चाह रही थी कि मोटिवेशन लेवल जो है ना एक वक्त पे आके, जो हमारे सीनियर एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, अदाकार हैं, डायरेक्टर हैं, जिस भी शोबे में काम कर रहे हों, क्योंकि जब यंग ब्लड आता है तो कहीं ना कहीं जो हमारे सीनियर लोग हैं उनकी मोटिवेशन जो है वो कम होती है, बहुत सारे लोगों में नहीं भी होती, बहुत सारे लोग उस ड्राइव को जिंदा रखते हैं। मैं यही चाहती थी, मोटिवेशन जो है वो ले रहे हैं, मैं मोटिवेशन आपकी कौन है, कौन ज़्यादा इंस्पायर करता है इन चीज़ों को सोचते हैं? उमर शरीफ साहब के जनाजे पर भी आपसे मुलाकात हुई थी, हम वहाँ पर आपके साथ हम भी मौजूद ही थे, तो कौन लोग रहे आपका साथी जिनको मिस करते हो, याद आते हो, और जो मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है? देखिए, मैं बड़ी सच्ची बात बताऊँ, सवाल आपका बहुत उम्दा है। मैं एक बात बोलता हूँ, नया और पुराना कुछ नहीं होता, अच्छा और बुरा होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेहदी हसन साहब मेरे ख्याल से तो 55-60 साल पहले गाते होंगे, आज भी हमें उनके गाने अच्छे लगते हैं। बिल्कुल सुनते हैं। नुसरत फ़तेह अली खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, पड़ोसी मुल्क में जाएं, लता जी, बिल्कुल, किशोर कुमार साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब,
शमशाद बेगम, वो मेरी आपकी, हम जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, हम सबकी पैदाइश से पहले की सिंगर हैं, लेकिन उनके गाने हम आज भी सुनते हैं, रीमिक्स होके आ जाते हैं, सुन लेते हैं। ठीक है, तो जैसे वो गाना है आज जाने की जिद ना करो, अरे अरे वाह, हबीब अली मोहम्मद साहब का। जब आज के सिंगर हमारे आतिफ असलम साहब, मेरे बड़े प्यारे दोस्त भी हैं, जब उन्होंने गाया तो मेरे बच्चे भी कहने तो बड़ा अच्छा गाना है, फिर मैंने उनको हिस्ट्री बताई। सही, ठीक है, तो कोई बात नहीं, वो बच्चे, उनका कोई कसूर थोड़ी है। अच्छा और बुरा काम होता है, अच्छा काम हमेशा जिंदा रहता है। दूसरी बात ये कि भाई नए लोग तो आएंगे, जब आपके अपने बच्चे हो जाते हैं तो क्या आप घर से निकल जाते हैं या जीना छोड़ देते हैं? नहीं, मैं कई चीज़ें ऐसी हैं जो अपने बच्चों से पूछता हूँ, मैं सीखता भी हूँ उनसे। जो आदमी तालिब इल्म बन के ज़िंदगी गुजारेगा वो सारी ज़िंदगी खुशहाल रहेगा, और उसकी मोटिवेशन कभी ख़त्म नहीं होगी। तालिब इल्म है ना, वो तालिब इल्म है, उसको तो रोज़ इल्म की खुराक चाहिए। और जो आदमी समझेगा मैं कंप्लीट हो गया, वो कंप्लीशन बस समझ ले मौत है वो, चाहे वो फ़न की हो, चाहे वो फिजिकल हो, जो कुछ भी हो, तो आप सीखते रहें। प्रोफेशन जाहिर सी बात है, कोई भी हो, जब भाई देखिए, आई एम सॉरी आपकी बात कर रही है, ये सोशल मीडिया आया है ना, बिल्कुल, आप एक गिलास आधा भरा हुआ है पानी का, आप ये क्यों कहते हैं कि ये आधा खाली है? आप कहें ये आधा भरा हुआ है पानी से, पॉजिटिविटी तो ये है ना। तो आप भाई ये जो सोशल मीडिया आया है, आप ये देखें आप इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इससे इस्तेफादा कैसे करेंगे। और ये खाली सोशल मीडिया नहीं ना, जो आपने बात की पॉजिटिविटी की बात, सीखते रहने की बात, लर्निंग प्रोसेस की बात, जो मैं कह रही हूँ कि मोटिवेशन, अपनी जो है इंस्पिरेशन, इन सबको ज़िंदा रखना, इस पॉजिटिविटी के साथ वो किसी भी प्रोफेशन को, किसी भी आदमी को डम नहीं होने देता, आपको ज़िंदा रखता है, तरोताज़ा रखता है, और यही तो ज़िंदगी का फ्लेवर है। हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा कुछ यादें, बातें, कुछ किस्से पूछेंगे हनीफ राजा साहब से कि जब इंडिया गए तो वहाँ पर जो है ना कैसा एक्सपीरियंस रहा, किस तरह के लोग मिले, कौन कौन से शोज़ किए, और आगे आने वाली ज़िंदगी में और क्या प्लान कर रहे हैं, क्या कुछ अपकमिंग शोज़ भी हैं, तो इस बारे में बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। ईद की खुशियों में आप सबको शामिल किए हुए हैं, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। हम भी यहाँ पर ईद मना रहे हैं, हनीफ राजा साहब के साथ उनके घर में मौजूद हैं। ईद की खुशियाँ, चूँकि हम सब काम कर रहे होते हैं, तो मैं तो बल्कि सबसे पहले तो यही पूछूंगी कि बहुत सारी ईदें तो शायद काम पे भी गुजरी होंगी, या कभी भी ईद पे आपने कहा हो कि मैं काम नहीं करूँगा, जैसे मेरी प्रायोरिटी होती है ईद पे ना बुलाओ भाई, घर में रहने दो। नहीं, देखिए ये प्रायोरिटी, अब आपका नेचर ऑफ जॉब दूसरा है, ऐसा ही है। जब हमने शुरू किया था, मैंने खास तौर पे या मेरे साथ के लोगों ने, हमने किया था 90s में, मैंने स्टेज ड्रामे से शुरू किया था। सही। उससे पहले भी मिड 80s से स्टार्ट लिया था, लेकिन वो वन मैन शो, स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह शौकिया तौर पे, थोड़ी सी प्रोफेशनल। लेकिन पूरे 90 से जो मैंने शुरू किया है ना, तो स्टेज ड्रामा शुरू किया। उस वक्त इतना क्रेज था। अभी ब्रेक पर जाने से पहले आपका एक सवाल बड़ा उम्दा था कि आप अपनी जो मोटिवेशन है उसको किस तरह बरकरार रखें। जी जी। जब आप कोई भी काम शुरू करते हैं, आपने जब होस्टिंग शुरू की होगी तो आपको कोई ना कोई शौक रहा होगा ना जो आपने शुरू की होगी। बिल्कुल ठीक है, आप अपने शौक से कभी उकताएं नहीं, कोशिश ये करें कि उससे उकताइए नहीं। ठीक है, उसमें कोई और तब्दीली ले आइए या छोड़ दीजिए अगर आप नहीं करना चाहते। उसको फांसी मत दें अपने शौक को। शौक को फांसी देने का मतलब क्या हुआ, वो लटका हुआ है, ना ऊपर है ना नीचे, मौल्लक है वो हवा में। ठीक है ना, एक काम करें, या तो छोड़ दें या भरपूर अंदाज में ईमानदारी के साथ करें। तो आप अपनी मोटिवेशन को, मैंने क्या किया, मैं तो अपनी मोटिवेशन को, जो मेरा क्रेज था, जो आग था, उसको मैं कंटिन्यू रखता हूँ। जबरदस्त। कभी किसी शेप में, कभी किसी शेप में, कभी किसी शेप में। आपने दूध का गिलास, दूध पीना है ना, मिल्क पीना है आपने, चाहे आप उसको प्याले में पिए, चाहे आप उसको गिलास में पिए। ठीक है ना, कि शेप्स चेंज होंगी, मिल्क वही रहेगा। बिल्कुल सही बात है, न्यूट्रिशन वही रहेगी। सही। इंडिया जो है वो जाने का मौका रहा, यकीनन कई शोज़ किए, और जो है वो कौन कौन से शोज़ किए, रिस्पांस कैसा मिला लोगों का, और वहाँ पर ख़ास तौर पे जो काम करने वाले लोग हैं, जैसे डायरेक्टर हो गए, प्रोड्यूसर हो गए, को एक्टर एक्ट्रेसेस हो गए, जजेस हो गए, उनके साथ कैसा जो है ना वो कोलैबोरेशन रहा आपका? लाफ्टर चैलेंज में मैं गया था, बड़ा मशहूर शो है वो तो इंडिया का। ठीक है, 4 था शायद 4 था। और मैं जब उसमें गया तो मेरा पाकिस्तान में एक शो चल रहा था, और उसका नाम था अंदर की बात राजा के साथ। वो एक प्राइवेट चैनल पे चल रहा था और बहुत हिट था। उसमें इमरान खान साहब भी मेरे गेस्ट थे, उनका भी मैंने इंटरव्यू किया, शेख रशीद साहब,
एक लंबी फहरिस्त थी, मैं किस किस का नाम लूँ, डॉक्टर फारूक सत्तार, और मुझे याद ही नहीं है अल्लामा इकबाल के जो साहबजादे हैं मरहूम क्या नाम था, जावेद साहब, उनकी मिसेज, बहुत अच्छी गेस्ट लिस्ट थी हमारी। मैं वो शो यहाँ कर रहा था तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है मैं करता हूँ। मैं गया, मैंने 2 एपिसोड किए उनके। बहुत उनका प्रोफेशनल एटीट्यूड होता है, बहुत प्रोफेशनल, ज़बरदस्त। जब वो ऑन एयर गया बहुत रिस्पांस था, इतना रिस्पांस उन 2 एपिसोड्स का। और फिर मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती हुई, बहुत अच्छे प्यारे लोग हैं वो, सिद्धू पाजी और शेखर सुमन, और बहुत इज्जत दी उन्होंने। देखिए जिसने जो किया वो बताना चाहिए, वो बहुत प्यार दिया। अच्छा, वहाँ के आम लोगों ने भी बहुत प्यार दिया। सही। लेकिन मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सका, वो बार बार कॉल करते थे, और पंकज जो डायरेक्टर थे नाराज़ भी हुए वो कि हनीफ भाई आप आ नहीं रहे यार और आप कर नहीं रहे। मैंने कहा यार मैं यहाँ कमिटेड हूँ, अब जाहिर है मुझे अपने मुल्क में रहना है, अपने मुल्क को प्रायोरिटी दूंगा। तो मैं उस शो की वजह से अंदर की बात राजा के साथ अच्छा, मैं फिर दोबारा नहीं गया। बहुत सारे लोग हमारे हम देखते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस भी हैं जो काम करते हैं और जब जाते हैं तो उसके बाद उनकी ख्वाहिश होती है कि शायद बॉलीवुड में ही सेट हो जाए। तो आपके अंदर वो चीज़ नहीं आई कि चले मैं भी चला जाता हूँ, और जो है वो इतना फेम मिल रहा है और ज़्यादा जो है वो रिस्पॉन्स आ रहा है, लोगों का फीडबैक आ रहा है, तो चले जी हम इधर ही सेट हो जाएं। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि या हमेशा प्रायोरिटी यही रही कि मैं पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री में ही काम करना चाहता हूँ? देखिए मेरे लिए तो पाकिस्तान से बेहतर कोई जगह है ही नहीं, और मैं तो बोलूँगा जो पाकिस्तान में पैदा हुआ है वो पाकिस्तान के ही लिए काम करें। सही, ठीक है ना। हाँ, पूरी दुनिया में काम करें, चाहे आप इंडिया में करें, अमेरिका में करें, जहाँ जिस कंट्री में काम करें, लेकिन आके रहें अपने पाकिस्तान में। क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा वो पाकिस्तान से बाहर गए और उन्होंने अपनी ख्वाहिश का भी इजहार किया कि वो वहाँ उनको कोई मुस्तकिल रिहाइश मिल जाए, लेकिन एंड ऑफ द डे उनको वापस पाकिस्तान आना पड़ा। तो भाई अपने मुल्क को प्रायोरिटी दो, अपने मुल्क के लिए काम करो, और इज्जत यहीं से मिलती है। इतने सारे तमगे सजे हुए हैं, ये इतने सारे जो है ना अवार्ड्स आपको मिले हैं, जी जी, इनमें कोई सबसे जो है ना वो आपका फेवरेट, कोई सबसे जो है ना वो आपके दिल के करीब है, कोई अवार्ड, कोई चीज़ जिसको आपको यार ये मुझे हासिल करना ही था, कुछ ऐसा है? ये जो कैसा मेरा प्रैंक शो है, जी जी, इसका अवार्ड जी आप सामने देख रही हैं। ये तो मुझे नहीं पता था कि उसका नाम हम क्या रखेंगे, क्या चीज़ होगी, लेकिन उस वक्त मैं जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ है उस वक्त मैं करता था सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी। अच्छा। और पीटीवी पर ड्रामों में कुछ रोल्स भी किए, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि ऐसा शो मिले जिसको मैं पूरा होस्ट करूं। सही। फिर जब ये आइडिया डिस्कस, उन्होंने मुझसे कहा कि एक स्लॉट है उसमें कुछ करना है, ये आइडिया फिर मैंने दिया, ये इसका इम्प्लीमेंट हुआ, शूट मैंने किया पूरी टीम बना के, एडिट के लिए भी मैं बैठता था साथ, पूरा टाइम दिया, और जब इसका रिस्पांस मिलना शुरू हुआ तो फिर तो एनर्जी और डबल हो गई, और इस शो ने मेरी लाइफ को बदल दिया। वाकई। और देखिए आज तक कॉपी हो रहा ही है। बिल्कुल ऐसा ही, वो तो फिर मुझे ना सिंबल बन जाते हैं, वो पैटर्न सेट हो गया, उसके बाद उसको कई लोगों ने किया और बिल्कुल कर भी रहे हैं। और देखिए हो सकता है कि बड़ी फरमाइश है लोगों का, पूरी दुनिया से मेरे पास कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं मैसेंजर पर, सोशल मीडिया पर, कि आप इसी तरह का कोई नया शुरू करें। आसान नहीं है शुरू करना, ठीक है ना। अब ये लोग जो कॉपी कर रहे हैं वो क्या करते हैं, सन्नाटे वाली जगह पे मेडअप करके, पहले से प्लानिंग करके, शूट करके बस ऐसे ही चले जाते हैं। अगर मैंने किया तो फिर भरपूर तरीके से, अच्छे अंदाज से और नए अंदाज से बेहतरीन कंटेंट दूंगा इंशाल्लाह। और बिल्कुल लोग तो अभी भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं कि जना हम और चीज़ें इस तरह की देखें। हमें याद है हम देखा करते थे और जो है वो टीवी पर देखा करते थे, और अभी इन्होंने बता दिया कि जी यूट्यूब पे भी हैं चीज़ें, हम और आसानी से अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं, तो और आसानी हो गई है। तो इस तरह मज़े की बातें आपसे चल रही हैं, कुछ और मज़ीद बातें भी करेंगे, लेकिन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक इन द शो। तो हम बात कर रहे हैं हनीफ राजा साहब के साथ और ईद की खुशियां सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सभी यकीनन ईद मना रहे हैं और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ मैं हनीफ राजा साहब की बातों को बहुत एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो बातें हैं मज़ेदार, वो जब लाइव बैठते हैं तो जना वो सुनने में उसका मज़ा ही कुछ और होता है। आपने बताया इमरान खान साहब को इंटरव्यू किया और बहुत सारे शेख रशीद साहब को, तो ये बताएं कि जो है ना जब आप
प्रैंक्स करते हैं और जब होस्ट करते हैं तो उसमें भी उनके साथ ऐसे ही शरारते हैं, मज़े मज़े के सवाल किया करते थे, या जो है ना वो सीरियस बातें होती थी। और अब इमरान खान साहब के बारे में आपकी क्या राय है? पॉलिटिकली उनको सपोर्ट कर रहे हैं या जो है ना वो नहीं कर रहे? देखिए, मेरा तो किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। सही। रमज़ान में सिर्फ मेरा एक ही पार्टी से ताल्लुक था और वो थी इफ्तार पार्टी। ठीक है ना। मैंने शो किया, जो मेरा शो चलता था प्राइवेट चैनल पे, अगर चैनल का नाम ले सकते हैं तो, मुझे तो नहीं पता, ले सकते हैं नहीं ले सकते, वैसे वो आज न्यूज़ पे चलता था, ठीक है ना। और उसका कॉन्सेप्ट भी मेरा था। कॉन्सेप्ट ये था कि एक लेबॉर्ट्री बनाई है हमने फेक, और उस लेबॉर्ट्री का सिर्फ दरवाज़ा दिखाया, उसके बाद तो वो काउंटर है जहाँ मैं बैठा हूँ, और ये दिखाया कि जो गेस्ट आया है उसका अंदर एक्सरे हो चुका है, अब उसके दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, वो सब उसमें आ गया है। सही। और एक रिपोर्ट आती है कि भाई आप में गुस्सा इतना है, आप में एंगर इतना है, आप में लव इतना है, आप में रोमांस इतना है, फलां फलां फलां। तो इमरान खान साहब को, साबिक वज़ीर आज़म जो थे, वो भी मेरे शो में आए, बड़ी मज़े की उनसे बातें की, बहुत अच्छा लगा, प्यारी प्यारी बातें होती रहीं। तो उनका मैंने दिखाया एक्सरे, उनके दिमाग का मैंने हाथ लगाया और मैंने कहा यार आपका ये तो दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म है खान साहब। तो वो खुद भी बहुत हंसे। इसी तरह शेख रशीद साहब आए, तो उनकी तो शादी नहीं हुई। मैंने पूछा भाई शेख रशीद साहब, मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं? कहने के बिल्कुल होते हैं। मैंने कहा तो आप वन व्हीलिंग क्यों किए जा रहे हैं? तो उन्होंने एंजॉय किया। इकबाल जफर झगड़ा साहब आए, उनको जो मैंने एक जुमला मज़ेदार बोला, वो खुद भी उन्होंने बहुत एंजॉय किया और वो बड़ा फीडबैक आया। मैंने कहा इकबाल जफर झगड़ा साहब, ये आपके नाम में झगड़ा क्यों है? कहने लगे ये हमारे गांव का नाम है। मैंने कहा कोई तखल्लुस से करे नहीं। मैंने कहा कास्ट है? कहने के नहीं। कहने लगे ये हमारे गांव का नाम है झगड़ा। मैंने कहा अच्छा। कहने लगे वहाँ जो भी बच्चा पैदा होता है तो उसके नाम के साथ वैसे ही हम झगड़ा लगा देते हैं। मैंने कहा तो लोग बोलते होंगे जब भी कोई बच्चा पैदा होता होगा आपके गांव में कि लोग गांव में आज फिर झगड़ा हो गया। समझ नहीं आता होगा। तो ये मजे मजे की बातें जो है वो वाकई जब सुनते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। फैमिली में भी ऐसे ही करते रहते हैं? हाँ, वक्तन फवक्तन इस तरह की चीज़ होती रहती है और करते रहते हैं, कुछ ना कुछ जोक्स वोक्स करते रहते हैं। मेरी बेटी में भी बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो बड़ी विटी है। बेटा भी विटी है, लेकिन अपने काम की मुनासबत से वो पहले ज़ाहिर है पढ़ रहे हैं तो वो उसी को प्रायोरिटी देते हैं। और बेटी मेरी बहुत अच्छी वॉइस ओवर करती है, उसे स्क्रीन पे आने का बिल्कुल शौक़ नहीं है, लेकिन बहुत समझती है वो वॉइस ओवर, ऑडियोबिलिटी बहुत अच्छी है। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि बेहतरीन को स्टार को वर्कर कौन लगा आपको काम करने के लिए, जिसके साथ काम करके मज़ा आया? क्योंकि मैं जब याद है मुझे वो लूज टॉक शो देखा जब हम करते थे, छोटे थे, और जब अनवर मकसूद साहब और जब जो है मोइन अख्तर साहब एक दूसरे के साथ ऐसी बॉन्डिंग थी। और जब मोइन अख्तर साहब दुनिया से रुखसत हुए तो अनवर मकसूद साहब ने भी कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरा कलम जो है अब मैं नहीं चला पाऊंगा, और बड़ा उन्होंने टाइम लिया। उन्होंने फिर लिखा भी नहीं कुछ और उस तरह से कर जाने के बाद। जी। तो एक होता है ना कि ऐसे बॉन्ड बन गया कि बिल्कुल। तो कोई ऐसा आपके साथ ऐसा कोई कोवर्कर हो या जिसके साथ आप कहते हो यार मैं कहूँगा ये समझेगा, मैं बस एक ऐसी नॉन स्टॉप केमिस्ट्री, कोई ऐसा है? अभी तक कोई नहीं मिला। देखिए, असल में जो मेरे शोज आप टेलीविजन के उठा के देखेंगे ना, ये छुप छुपा के हो, कैसा हो, ये तो प्रैंक शो हैं। उसके साथ साथ मैंने टॉक शो किए, सबसे पहले राजा के साथ। सही। ठीक है, फिर उसमें कौन कौन था ये बात बता रहा हूँ मैं 2005 और 6 की। उसमें गेस्ट कौन थे? मेहदी हसन साहब, वो पैरालाइज हो चुके थे लेकिन फिर भी उनको वो आए बेचारे मेरे शो में। रेशमा जी, अच्छा, महेश भट्ट। अच्छा हाँ, इंडिया की आप बात कर रही थी, महेश भट्ट साहब का इंटरव्यू किया था मैंने, वो भी मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज हनीफ राजा पर है, आप लोग देखिएगा। वो हैरान हो गए पाकिस्तान में इतनी जल्दी कैसे काम हो जाता है। कहने के ये काम तो इंडिया में होता तो बरसों लगते। खैर, मेरे उस शो में, टॉक शो में जावेद शेख साहब, किसका नाम बताऊँ आपको, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा, रैम्बो, रीमा, सना फिल्म स्टार, और एक लंबी फहरिस्त है। आपने कहा पाकिस्तान में जल्दी काम कैसे था? पाकिस्तान में हमने देखा मिनटों में घंटों में वजीर आजम बदल जाते हैं, तो फिर इस शो की तो अरे घंटों में लम्हों में आंखें बदल जाती हैं लोगों की। ये जो सब कुछ होता हुआ देख रहे हैं अभी पॉलिटिक्स में, हम देख रहे हैं, और हमने जब देखा असेंबलीज में और बाहर भी जो खेल तमाशा हुआ, उसे खेल तमाशे से कम नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जैसे फीडबैक आए और लोगों की आ रहा, क्योंकि सोशल मीडिया की हम बार बार बात कर रहे हैं, तो सब कुछ सामने आ गया। सोचते हैं कभी इस बारे में, या कभी फील होता है यार ये क्या हो रहा है, ये किस तरह का जो है वो माहौल हमने हाँ देखिए, कुछ चीज़ें
मुझे नहीं अच्छी लगती जब मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ ना, आपका किसी से लाख इख्तिलाफ हो, ठीक है ना, लेकिन आप एक तहजीब का दायरा, इखलाकी कदरें, क्योंकि जब आप लीड करने लगते हैं कुछ लोगों को तो फिर आपका जो मनसब है वो कुछ और हो जाता है। फिर आपका अंदाज़ तखातुब यानी अंदाज़ गुफ्तगू, आपका चलना फिरना, उठना बैठना, उसको लोग फॉलो करते हैं। सही। तो आपको इस बात का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। लाख आपकी किसी से दुश्मनी तो नहीं कहेंगे, सियासी इख्तिलाफ हो, सही, नज़रियाती इख्तिलाफ हो, लेकिन आपको तहजीब का दामन, अदब का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। अच्छा, चूँकि बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की राजा साहब। अभी हम ये भी बात कर रहे थे कि इंडिया में काम किया, सोशल मीडिया, तो उन्हीं सब चीज़ों को जोड़कर मेरे जहन में एक सवाल आया कि हम देखते हैं यूट्यूब पर सब चीज़ें जोड़ लेती हैं, पैसे वैसे जोड़ती हैं नहीं? पैसा नहीं जोड़ पाती हूँ, बड़ी बुरी हूँ इस बारे में। जरा जो हाथ कभी दिखाए तो कहते पैसा नहीं रोक पाएगी लड़की, क्या करूँ। अच्छा, जो नजूम ये बताता है फिर उसको हाथ दिखा के आती हैं? क्या दिखाऊं उसको, मैं कह रही हूँ हाथ तो दिखाना ही पड़ता है, चाहे ऐसे दिखाओ चाहे ऐसे। मैं ये पूछ रही थी, स्टैंड अप कॉमेडीज का जो है ना वो आजकल फिर बड़ा रुझान है, क्योंकि यूट्यूब पर मैंने कुछ इंडियन जो है वो स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखा है और स्पेशली उन्होंने वो शोज डिज़ाइन किए हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर भी बड़ा स्कोप है, लोग देख रहे हैं और हमेशा से ही देखते हैं। आपकी बातें सुन के अभी तरह मज़ा आ रहा है, तो कुछ ऐसा करने का इरादा करें, कुछ करें, ऐसा इनिशिएटिव लें, कोई शो प्लान कर ले। देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है आप मेरे बारे में सारा होमवर्क करके आई हैं, जैसे किसी का रिश्ता लेने से पहले नहीं मालूमात करके जाते। तो गुड, अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके, वेरी गुड। तो स्टैंड अप कॉमेडी का मेरा एक एपिसोड है सिर्फ मौजूद मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज हनीफ राजा पर, उसके भी लाखों व्यूज़ हैं। स्टैंड अप कॉमेडी आसान काम नहीं है। मैंने 90s में, जब मैं पहली दफ़ा 91 में अमेरिका गया था, वहाँ मैंने देखा वो मादर पिदर आज़ाद कॉमेडी करते हैं। उसमें वो मुगल्लज़ात भी बकते हैं जिन्हें हम आसान अल्फाज में गालियाँ कहते हैं, और बहुत वल्गर कॉमेडी होती है, बिलो द बेल्ट होती है वो हम पाकिस्तान में कर ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। उसकी हाफ कुछ इंडिया के स्टैंड अप कॉमेडियन ने की। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं रमशा, देखिए आपको पर्सनल आपकी बात नहीं करना है, इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ कि जो पब्लिक होती है ना, वो कोई वल्गर चीज़ होती है, थोड़ी देर तो उस पर हंस लेती है, लेकिन अंदर से कहीं डीपली उसको पसंद नहीं करती है। जो मयार होता है ना, जो अच्छी चीज़ होती है, पसंद वही की जाती है जिसको आप अपनी फैमिली के साथ देख सकें, कहीं आगे शेयर कर सकें। ऐसी कोई गंदी चीज़ होगी तो कोई किस तरह आगे शेयर करेगा, मुझे बताएं। अब आपने तो इतना लपेट सपेट के इतने उसमें बात कर दी, लेकिन मैं आप ही की बात को आगे अगर कहूँ, जो बात आप कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी, टीवी पे भी, कि इतनी घटिया बातें कर देते हैं वो, कि वाकई के कुछ अब तो खैर हंसी भी नहीं आती उन बातों पे कि यार क्या मतलब ये हंसाने के लिए कर रहे हैं। मुझे पता है क्या, तो जब आप ऐसे लोगों को देखते हैं तो यकीनन, चूंकि आप पायनियर्स में से हैं और जाहिर इतने सीनियर हैं, तो क्या ख्याल आता है कि क्या करूं इन लोगों का मैं? अच्छा देखिए, बात पता है क्या है, मैं उसी तरफ आ रहा था। ये आप जब कोई वल्गैरिटी करते हैं ना जी, कुछ देर के लिए तो आप मशहूर हो जाते हैं, मशहूर होते हैं आप, मकबूल नहीं होते। मकबूल का वर्ड जो है उसको इंग्लिश की ट्रांसलेशन के साथ बता दूं, मुश्किल ये हो गई है अब उर्दू समझाने के लिए इंग्लिश बोलनी पड़ती है, ठीक है ना। तो मकबूल जो है वो वर्ड है एक्सेप्टेंस से, कबूल कर लेना अंदर से, ठीक है ना। जब भी तो वो जो फैंस होते हैं वो कबूल करते हैं ना, तो किसी के फैन हो जाते हैं। जो मेरे प्रैंक जितने भी, एक लड़का है वो कॉपी करता है वाहियात पर, मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि ये आप ही की चीज़ों को ख़राब करके पेश कर रहा है। मैं कहता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। फिर जब मैंने सब लोगों की फरमाइश पे अपने पुराने प्रैंक्स री एडिट करके अपलोड किए, आप मैसेजेस पढ़ें, उसमें ना कोई वाहियात बात है। एक मैं बुज़ुर्गों से मैंने नहीं करवाए कभी, कि बुज़ुर्गों के साथ मजाक नहीं करना, ख़वातीन के साथ नहीं करना, माजूरों के साथ नहीं करना, ठीक है ना। यहाँ तो इस बात की कोई तमीज़ ही नहीं है, और बातचीत अच्छी होनी चाहिए। देखिए वो मैं तो सीरियस था ही नहीं सोशल मीडिया पे आने के लिए। जब वो शुरू किया तो इतना ह्यूज रिस्पांस आया, और यंगस्टर्स का भी आया। तो आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि यंगस्टर्स जो हैं वो वाहियात चीज़ पसंद करते हैं, नहीं जिस चीज़ का आप आदी बनाएंगे लोग वही चीज़ लेना शुरू। और आपने बहुत पहले ही अभी हमारे डिस्कशन में यहीं पे बात बोली कि लोगों को नया पुराना नहीं पसंद, लोगों को अच्छा बुरा पसंद है। तो ये बात आपकी मुझे बहुत पसंद आई। नया और पुराना नहीं होता, अच्छा और बुरा होता है। कि वाकई अच्छा या बुरा देखा जाता है, नया पुराना नहीं होता। वरना एंटीक चीजें इतनी एक्सपेंसिव
एक्सपेंसिव और इतनी नायाब नहीं होती। बहरहाल जाते जाते चूंकि बातों का सिलसिला तो ऐसा है कि आपसे मैं घंटों बैठ के बातें कर सकती हूँ, लेकिन जाहिर है आपका वक्त भी कीमती है और हमें अपने व्यूवर्स का भी जो है वो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें हैं उनके लिए आगे भी। तो मैं जाते जाते ज़रूर पूछना चाहूँगी कि ईद के हवाले से जहाँ जहाँ लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, ईद विश करना चाहेंगे? लोग बड़ी लंबी लंबी नसीहतें करते हैं और आजकल नसीहत तो बाप की नहीं सुनता कोई, ठीक है ना, हर आदमी अपना बाप खुद बनाए। तो मैं कोई नसीहत नहीं करूँगा, जितने देखने वाले हैं इस चैनल के हवाले से उन सबको, इस चैनल को और रिमशा आपको, आप लोगों की पूरी टीम को मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद उल फितर 2022 बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और इसी नोट के साथ कि ईद की खुशियाँ सबको मुबारक हो, हमारी तरफ से भी ईद मुबारक। और जैसे कि मेरे जो सीनियर होस्ट हैं उन्होंने ही कह दिया है कि किसी नसीहत की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये मैं कैसे कर सकती हूँ। आप सबको ईद मुबारक, अपना ख्याल रखिएगा, खुशियाँ बांटिए, मिठाइयाँ खाइए, ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए, हंसिए, मुस्कुराइए, नटखट बातें, शरारतें और अपनी ज़िंदगी को जो है ना वो मिठास से भरपूर रखिए। बस इतना ही। रमशा कमल को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।